ओके, कल तक हम लोगों ने जो है हाई प्रेशर डिस्कस कर लिया था। कल तक हम लोगों ने हाई प्रेशर तक पढ़ लिया था, हाई प्रेशर पढ़ लिया था और लंबा शायर पढ़ लिया था, लोकोमोटिव पढ़ लिया था। तो ये सारे इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ें लोग डिस्कस कर लिया है। हाई प्रेशर भी लोग डिस्कस कर लिए, फिर हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर से कौन कौन से होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर चुके हैं। लेमंट बॉयलर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया है, अगर याद होगा आप लोगों को तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसका, अर्लियर लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड है फोर सर्कुलेशन बॉयलर। कौन सा बॉयलर है? फोर सर्कुलेशन बॉयलर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर। जो हाई प्रेशर बॉयलर है उसमें से जो लेमंट है ये हमारा क्या है? हाई प्रेशर बॉयलर है, हाई प्रेशर बॉयलर है ये। ठीक है, द ब्लोमेंट बॉयलर इज हाई प्रेशर। और साथ में ये भी याद रखना है आपको कि ये हमारा हाई प्रेशर बॉयलर है। ठीक, फिर वाटर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर है। देन इट इज फोर्स सर्कुलेशन होता है इसमें, फोर्स सर्कुलेशन होता है, फोर्स सर्कुलेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए एक चीज आपको जानना होगा, पता ही होगा आपको, नेचुरल सर्कुलेशन एंड फोर्स सर्कुलेशन दोनों डिफरेंस है। नेचुरल सर्कुलेशन जो फ्री, जो इसमें एयर फ्री मिल रहा हो, फोर्स सर्कुलेशन जिसमें हमको एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करना हो, तो वो हमारा फोर्स सर्कुलेशन होता है। तो हमारा लेमन बॉयलर जो होता है वो बस ऐसे ब्रशअप कर दे रहे हैं, ये हमारा हाई प्रेशर होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, फोर्स सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और जो है हमारा जो है हाई प्रेशर बॉयलर है। और जो ये वर्क करता है, याद रखिए कि ये जो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये फोर्स सर्कुलेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फोर्स सर्कुलेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फोर्स सर्कुलेशन फोर्स सर्कुलेशन प्रिंसिपल पर ये वर्क कर रहा होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो वाटर सर्कुलेट होता है वो किस तरीके से, किस पंप कौन सा यूज होता है? तो उसमें जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है। कौन सा पंप होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जिसकी जिसकी हेल्प से हमारा जो वाटर क्या होता है, वन प्लेस टू अदर प्लेस पे चला जाता है, वन प्लेस टू अदर प्लेस। जैसे कि हमने जब पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था, बॉयलर, रैंकाइन के बाद ये पंप था, दिस इज पंप, ये कंडेंसर था, सी ये हमारा टरबाइन था, ये हमारा। ठीक, तो हम इसमें क्या होता क्या था, यहाँ से समझिए कंडेंस होकर जब लिक्विड आता था तो पंप पे, आप पंप क्या कर रहा है, यहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है, बॉयलर को। सिमिलरली तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का वही काम होगा, और सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करा मतलब लार्ज मास, ज़्यादा अमाउंट होगा लिक्विड का। ठीक है, अब इसका वर्किंग भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें वर्किंग क्या होता है। कि फीड वाटर होता है, फीड वाटर को हम फीड करते हैं फ्रॉम हॉट वेल इज सप्लाइड। वैसे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो 2000 टाइम्स पे हम अपना वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, मूव करते हैं आगे। तो ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो बेंसन बॉयलर को एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इट इज़ हाई प्रेशर बॉयलर। फिर से आपको पता होना चाहिए हाई प्रेशर बॉयलर है, ड्रमलेस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि विच वन, मतलब किसमें, कौन से बॉयलर में ड्रम यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें ये हमारा जो होता है वो ड्रमलेस होता है, इसमें ड्रमलेस होता है, इसमें ड्रम नहीं यूज होता है, नहीं यूज होता है। ध्यान रखिए, अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है कम्पिटिटिव एग्जाम में, कौन सा बॉयलर है जिसमें ड्रम नहीं यूज होता है। तो बेंसन बेंसन वाले में क्या होता है, ड्रम यूज नहीं होता है। और क्या होता है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। ठीक है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब क्या है, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम बॉयलिंग बॉयलर यूज करेंगे। और किस प्रिंसिपल में, फोर्स सर्कुलेशन। इन दिस बॉयलर द फीड वाटर एंटर्स एट वन एंड
एंड डिस्चार्ज सुपरहीटेड स्टीम। ठीक है, एक तरफ से एंड होगा और तरफ से सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा अदर एंड। तो फीड पंप का जो बेसिक काम है, फीड पंप क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रेशर को, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर टू सुपर क्रिटिकल प्रेशर। स्टार्टिंग जब मैंने लेक्चर का किया था, जब कॉलेज आप लोग आते थे, तो सुपर क्रिटिकल बताया था कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखा ना कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर अप टू द सुपर क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज अबव द क्रिटिकल प्रेशर। सुपर क्रिटिकल देखिए, एक होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब, जब अगर आप कहते हैं क्रिटिकल, तो मतलब समझ लीजिए आर या पार, डू और डाई। लाइफ में अगर कोई पेशेंट है तो उसको बोल दें कि क्रिटिकल कंडीशन है, तो मतलब हम क्या समझ जाते हैं, या तो बचेगा या तो नहीं बचेगा। वैसे अगर हम टेक्निकली देखें, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, तो आप समझेंगे कि क्रिटिकल प्रेशर कौन सा प्रेशर, जहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाए, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, या वाटर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि सुपर क्रिटिकल, तो सुपर क्रिटिकल क्या होगा, सुपर क्रिटिकल भैया क्रिटिकल जो होगा उससे एबव एबव द क्रिटिकल, एबव द क्रिटिकल। ठीक है, तो ये आपको ही पता है, अब जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, जब थ्योरी मशीन पढ़ोगे, जब गन के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्प्रिंग पढ़ाया जाएगा, वाइब्रेशन पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आएगा क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर क्रिटिकल, अंडर क्रिटिकल। ठीक है, तो उसमें आता है जैसे, ठीक है, तो आप क्रिटिकल प्रेशर का आप सुपर क्रिटिकल समझ गए। सुपर क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जहाँ पे जो है, जो हमारा जो होगा वो क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा। हमने बताया था क्रिटिकल प्रेशर 221.2 है। देखिए, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, ये हमारा अप्रोक्सीमेट है, लेकिन इतने इसके करीब ही होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो 225 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो सुपर क्रिटिकल होगा, वो एबव प्रेशर जो होगा क्रिटिकल के, उसको हम सुपर क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। इस प्रकार क्या होता है कि जो वाटर होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, स्टीम में। देखिए, मैं यही बता रहा था आपको कि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, डायरेक्टली कहाँ चला गया वाटर जो है, वो कहाँ गया, डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं कि सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ फिर ऐसा, सीधे स्टीम में। क्यों, सुपर क्रिटिकल प्रेशर को अचीव कर ले रहा है। क्यों, देखो लिखा हुआ, इस प्रकार वाटर डायरेक्टली जो है ट्रांसफर हो जाता है स्टीम में विदाउट बॉइलिंग। समझे, क्यों हुआ ये ऐसा, ये इसलिए हुआ कि जो प्रेशर था बेटा, वो सुपर क्रिटिकल प्रेशर में कन्वर्ट हो गया। और सुपर क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर से अबव का जो पोर्शन होगा वो सुपर क्रिटिकल होता है। ड्यू टू दैट जो है हमारा स्टीम वाटर जो होगा सीधे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट बॉइलिंग। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें मत कंफ्यूज होइए कि बॉयल नहीं होगा तो कैसे होगा, बट चूंकि प्रिंसिपल है एक हमारा बॉयलर पैटर्न है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमको पढ़ना है। अब हम इसको वर्किंग देखिए, वर्किंग क्या है। वर्किंग ये है कि हम देखिए, सबसे पहले फीड करेंगे वाटर को। क्यों वाटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये बॉयलर है, वो कौन सा बॉयलर है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, समझे। तो फीड करते हैं वाटर को, जो वाटर जब फीड करते हैं तो पास करता है थ्रू इकोनोमाइजर के थ्रू जाता है। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, वो भी हीट कर देता है। देखिए, इकोनोमाइजर जब के थ्रू जब जाएगा तो तुरंत इकोनोमाइजर उसको हीट देगा, तो और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना वाटर का। ठीक, उसके बाद इकोनोमाइजर टू द वाटर कूल्ड वॉल्स ऑफ द फर्नेस में गया। अब वहां से वाटर रिसीव हुआ हीट बाय रेडिएशन एंड टेम्परेचर राइज टू ऑलमोस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। और अब क्रिटिकल टेम्परेचर तुमको पता है ना, 374 डिग्री सेंटीग्रेड critical temperature. It then enters the evaporator and may get superheated to some degree. Finally, it passes through the superheated to obtain desired superheated steam.
डिजायर जो हमको चाहिए, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी चाहत है, वो फिर हमको उस टेम्परेचर पे हमको सुपर हीट स्टीम मिल जाती है, राइट। फिर क्या होता था, बेंसन बॉयलर इज ऑल्सो नोन एज लाइट वेट बॉयलर। ठीक है, लाइट वेट मतलब कि जो उसका वजन क्या होगा ना, वो कम होगा, ये होता है लाइट वेट। लाइट वेट बॉयलर एज देयर इज डू लार्ज वाटर एंड स्टीम ड्रम। The thermal efficiency up to 90% may be achieved by this boiler। ठीक है, इस बॉयलर द्वारा में भी हम 90% एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ड्रमलेस। फिर डायरेक्टली वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, क्यों बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है बेंसन बॉयलर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एवरेज ऑपरेटिंग प्रेशर और कैपेसिटी जो होता है, वो सच बॉयलर जो होगा वो कितना होगा, वो आप देखिए, वो होगा कम से कम 250 बार। अब 250 बार का मतलब जानते हो ना, सुपर क्रिटिकल प्रेशर। 222 ही तो होता है क्रिटिकल प्रेशर, अभी इसका ऊपर एबव है। फिर 135 टन पर आवर, 1 घंटे में 135 टन जो है स्टीम ये जनरेट करेगा। इट कैन बी स्टार्ट कितने टाइम में, 15 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही मतलब इजी है इसको ऑपरेट करना, तेजी से स्टार्ट होता है, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब ये हमारा बेंसन बॉयलर है। देखिए इसमें क्या है, ये फर्नेस है यहाँ पे सबसे नीचे, फर्नेस नीचे ही रहेगा, फर्नेस है। फिर रेडिएंट सरफेस लगा हुआ, वाटर कूल्ड वॉल्स है। कन्वेक्शन सुपर हीटर है, स्टीम है, थ्रोटल वॉल है, इवापोरेटिव सुपर हीटर है, हीट पंप, इकोनोमाइजर। जैसे जैसे हमने वर्किंग पढ़ा, वैसे वैसे आप इसको समझते जाएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब एज जैसा हमने हमेशा पढ़ा है कि एडवांटेज होंगे इसके, कुछ एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज होंगे। तो एडवांटेज के ऊपर नज़र डाल देते हैं। ओके, एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ बेंसन बॉयलर, इसमें जो एडवांटेज है, इनिशियली जो कॉस्ट होगा बॉयलर का वो लो होगा, सबसे अच्छी बात है। इनिशियली कॉस्ट इज लो बिकॉज देर इज नो वाटर एंड स्टीम ड्रम, देर इज नो वाटर एंड स्टीम ड्रम। Since there is no pressure limit, therefore supercritical pressure may be employed। The high, इसमें supercritical pressure होता है, high pressure avoids bubble formation in the tube, which increase the heat transfer rate। It's a lightweight boiler, and the boiler can be started within 15 minutes। तो ये सारी जो है इसके एडवांटेजेस हैं इसके। क्लियर।
Advantage and disadvantage of water tube boilers over fire tube boilers. Very important, most important. Advantage and disadvantage of water tube boiler over fire tube boiler. Very important. नोट डाउन या नोट के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. एडवांटेजेस देखेंगे सबसे पहले. स्टीम कैन बी रेज मोर क्विकली. ठीक है. स्टीम एट हायर प्रेशर कैन बी प्रोड्यूस हाई रेट ऑफ इवापोरेशन. ये किसका दिख रहा है आपको? वाटर ट्यूब का दिख रहा है ना. फिर आप देखेंगे सेडिमेंटल डिपोजिशन इज लेस सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ फ्यूल एंड मेथड ऑफ फायरिंग. समझ में आ रहा है ना एडवांटेज किसको बता रहे हैं? अभी मैंने बताया ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओवर द फायर ट्यूब बॉयलर. तो आप समझ रहे हैं ना वाटर ट्यूब बॉयलर का. सेडिमेंटल डिपोजिशन रेट लेस सुटेबल फॉर एनी. एक बार दिखा दे रहा हूँ. ये हेडिंग पढ़ लीजिए. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाटर बॉयलर ओवर द फायर ट्यूब. मतलब जो भी हम लिख रहे हैं ये वाटर ट्यूब के बारे में लिख रहे हैं. एडवांटेज ऑफ वाटर ट्यूब के बारे में बताया जा रहा है कि स्टीम कैन बी रेज्ड मोर क्विकली. स्टीम एट हायर प्रेशर एंड कैन बी प्रोड्यूस हायर रेट ऑफ इवापोरेशन. राइट. Sedimental deposition is less and suitable for any type of fuel and method of firing. More effective heat transfer. Failure of water tube will affect the working of boiler. Occupies less space. Easy maintenance and easy transportation. ठीक है. ये चीज़ें होती हैं. ये चीज़ें हमारा क्या है, किसके लिए एडवांटेज है? ये एडवांटेज किसके लिए? ये वाटर ट्यूब के लिए. समझ रहे हैं आप? ये वाटर ट्यूब का एडवांटेजेज हैं. समझे? डिसएडवांटेज क्या है? अब देखो, जो इसका एडवांटेज होगा वो उसका डिसएडवांटेज होगा. नो नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वाटर. नॉट सुटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन. एंड अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ दिख रही है. अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन. अक्सर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कंपैरिजन बताइए कि क्या कंपैरिजन है फायर ट्यूब में. फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसका कंपैरिजन क्या है? तो वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर को आपको कंपैरिजन करना है. तो आराम से इसका मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा अभी. एक सेकंड. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. वैसे आप अपनी स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ. तो आप यहाँ पर उसके स्क्रीन पे जूम कर लीजिए. सबसे पहला पॉइंट है इन दिस बॉयलर द हॉट फ्लू गैसेज. देखिए फायदा मैं बताऊँ आपको. फायदा अगर आप डिफरेंसेस पढ़ते हो ना तो आपको उसका थ्योरेटिकल, जैसे जब मान लो आपने डिफरेंसेस याद कर लिया या आपने डिफरेंसेस समझ लिया कि फायर टू वाटर, तो आपको बस अब फायर का और वाटर का आपको डायग्राम अगर बन जाए, याद हो गया, बना लिया, तो आपको डिफरेंसेस के जो पॉइंट्स हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं. ठीक है. तो वो पूरा कंटेंट कवर हो जाता है. एक तरीका है, मतलब कि चीज़ों को कंटेंट ज़्यादा लिखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे आप कर सकते हैं. राइट. अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट क्या है. पहला पॉइंट इसमें ये है कि इन दिस बॉयलर द हॉट फ्लो गैसेज इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर सराउंड देम. सबसे पहला बता रखा, शुरू में बता रखा है कि जो हॉट ट्यूब है उसके अंदर हमारे हॉटेड गैसेज रहते हैं. ठीक है. और उसके सराउंडिंग में क्या रहता है? वाटर फ्लो कर रहा होता है. सेकेंड है द वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब एंड द हॉट गैस फ्लो. जस्ट उसका अपोजिट. सेकेंड पॉइंट, they are low pressure boiler and the operating pressure is about 25 bar. ध्यान रखिए. फायर ट्यूब बॉयलर विच टाइप ऑफ बॉयलर? लो प्रेशर बॉयलर. लो प्रेशर बॉयलर मीन्स 25 बार. ठीक है. ऑपरेटिंग प्रेशर. But the water tube boiler is there are high pressure boiler and the operating pressure is about 165 bar. They are high pressure boiler and the operating temperature is about
165 बार, ठीक है, 165 बार। ठीक है, they are high pressure boiler and the operating pressure is about 160 bar। दूसरा पॉइंट देखिए कैसे याद करना है। पहला तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या है। दूसरा प्रेशर, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ऐसे आप कॉपी में लिखेंगे प्रेशर, हो जो मत लिखो प्रेशर 25 बार अप टू 25 बार, उसमें अप टू 160 बार। बट आप जब एग्जाम में जाए तो आपको सेंटेंस लिखने आना चाहिए। द स्टीम जनरेशन कितना होगा, रेट इज फायर टू बॉयलर इज 9 टन पर आवर। स्टीम जनरेटर 450 टन, 450 टन पर आवर, ठीक है। ऐसे 450, अपने आपने पहला पॉइंट इसके बारे में लिख लिया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि आपका कितना स्टीम जनरेशन हो रहा है, तो इसका 9 टन हो रहा है, इसका 450 टन हो रहा है पर आवर, प्रति घंटा। फिर कह रहा है अगला पॉइंट क्या है कि फॉर गिवन पावर द फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टीम जनरेशन इज मोर। फ्लोर एरिया मतलब क्षेत्रफल जो जहाँ पे लगाना है वो ज़्यादा होगा, कितना होगा, 8 वर्ग मीटर पर टन ऑफ पावर। इसमें क्या है, फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड अप फॉर द स्टीम जनरेशन इज लेस 5, ठीक। तो कैसे लिखोगे, पहला डेफिनेशन दोनों का, दूसरा प्रेशर पॉइंट प्रेशर इतना बार, फिर स्टीम जनरेशन इतना टन पर केजी, फिर आप लिखोगे फ्लोर रिक्वायर्ड या एरिया रिक्वायर्ड इतना इतना, ठीक है। अगला ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग वालों को, ट्रांसपोर्टेशन एंड इरेक्शन इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज डिफिकल्ट, ठीक, डिफिकल्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड इरेक्शन। इस वाले में क्या होता है, सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड होती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इरेक्शन इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर इज डिफिकल्ट, इसमें क्या होता है, सेपरेटेड। द बॉयलर एफिशिएंसी इज अप टू 75% एंड दिस इज अप टू 90%। तो दोनों में डिफरेंसेस जो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो लोग ओवरऑल एफिशिएंसी इज अप टू 90% विद द इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर के साथ 90%। देखो इकोनोमाइजर क्या होता है ना, एक उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, हीट कर देता है। जब वाटर गया या फिर कोई चीज़ गया है तो वो क्या करता है, तुरंत उसको हीट दे देगा, मतलब वो स्टीम में निकलते ही कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम कन्वर्ट हो जाता है। अगला, इट कैन वर्क ऑन द फ्लक्चुएटिंग लोड फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कम टाइम के लिए क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग लोड पे काम करता है। एंड द सेकंड वन इज, इसमें हम देखेंगे तो इट वर्क्स ऑन द फ्लक्चुएटिंग लोड ऑल द टाइम। देखिए फिर समझिए, कह रहा है कि ये जो काम किया है, इट वर्क्स ऑन द फ्लक्चुएटिंग लोड फॉर शॉर्टर पीरियड्स, कम टाइम के लिए। बट इसमें क्या है, ऑल टाइम के लिए। ऑल टाइम क्या होगा, वो फ्लक्चुएटिंग लोड को कवर करेगा, काम करेगा। इसमें नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ वाटर सर्कुलेशन इन द फायर ट्यूब बॉयलर इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब जिग जैग वे में होगा, मतलब जिग जैग वे में हो सकता है कि डिफाइंड नहीं है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ वाटर में क्या होगा कि बॉयलर वेल डिफाइंड है, और डिफाइंड पाथ इज प्रोवाइडेड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। सर्कुलेट होने के लिए एक वेल डिफाइंड पाथ इसमें दिया हुआ है कि हाँ इसी पाथ के थ्रू जो वाटर फ्लो करेगा। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, मैं ये जो लिखा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। आप इसमें थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए और फिर इसको नोट करना, और नोट करने का टाइम नहीं है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए सारे पॉइंट्स को, आप एक बार देख लीजिए। ताकि मैं पानी पी लेता हूँ।
ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप ये समझ सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये डिफरेंसेस मालूम चल गए तो दोनों के बारे में मालूम चल जाएगा। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं इसको लेते हुए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हाँ, कुछ और भी हैं, कुछ और भी डिफरेंसेस हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, डिफरेंसेस आपको अगर याद हो गए ना, तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब आपको डायग्राम याद करना रहेगा, और आप नहीं कुछ कर पाएंगे तो डिफरेंसेस जो है आपको पॉइंट वाइज याद रहेगा। डायग्राम बना के डिफरेंसेस लिख दोगे ना, तो आपको एटलीस्ट अगर 10 मार्क्स का है तो 7.5 तक आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, की पॉइंट अगर आप लिखते हैं, देखिए जब भी आप नंबर अच्छे गेन करने का तरीका मैं बताते चलता हूँ आपको। अच्छे नंबर उन बच्चों को मिलते हैं जो अपने बहुत ज़्यादा लिखने के, कुछ लोग तो होते हैं पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ जब आप लिखते हो तो वो एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि बच्चा जो है कहानी लिख रहा है। आप किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप खुद तो भाई आप बहुत स्मार्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बाय लुक आप स्मार्ट है, लेकिन आपकी कॉपी जब चेक हो की जा रही होगी, दैट टाइम आप प्रेजेंट तो रहोगे नहीं कि आपकी स्मार्टनेस को देख के वहाँ पे कॉपी चेक कर ली जाएगी। तो उस टाइम आपकी जो कॉपी रहेगी वही आपकी जो है रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अपनी कॉपी में इतना सुंदर लिखिए कि सामने वाला उसको इम्प्रेस हो जाए। तो इम्प्रेस करने का क्या है, आप वाटर ट्यूब लिखा हेडिंग, तो उसके की पॉइंट मतलब पॉइंट वाइज 10 पॉइंट लिख दिया। अब 10 पॉइंट अगर आपने लिखा और वो 10 नंबर का है, तो अगर एक एक नंबर हर पॉइंट पे दे रहा है तब भी उसको नंबर काटने में सोचना पड़ जाएगा। जब ऐसे में एग्जामिनर फंस जाता है तो फिर उसके हाथ से ज़्यादा नंबर आपके लिए निकलता है। चाहे ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, चाहे अगर भविष्य में अगर आप अ, कोई बहुत अच्छा एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और फिर आप रिटन लिखेंगे, पीसीएस हुआ या फिर जो है किसी भी आईईएस हुआ या फिर आईएएस का होप तो कोई बच्चा कहीं भी सेलेक्ट हो, तो रिटन जब आप लिखोगे और सब्जेक्टिव लिखोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि की पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने, कम शब्दों में बहुत सारी बातों को आपको एक्सप्रेस कर देना है। और जहाँ आपको लगता है कि आप 100% करेक्ट हो वहाँ आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक, तो और आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होगा लो होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई हो जाएगा। बर्स्टिंग चेंज चांस जो होगा वो लेस होगा, बर्स्टिंग चेंज चांस इसमें मोर होगा। ड्यू टू bursting, there is a greater risk to the damage to the boiler. Due to the bursting, there is a greater risk to the damage of the boiler. सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है। Just opposite, the bursting in this boiler does not produce any major destruction to the whole boiler. It can be operated with a less skilled person. A skilled person is required to operate in this boiler. Low maintenance cost, high maintenance cost. It's suitable for small power plant, it's suitable for large power plant. तो ये आपके 10-15 पॉइंट जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ये आपको बिल्कुल आपकी कॉपी में होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। मैं ट्यूटोरियल देते वक्त थोड़ा सा उसमें ये क्वेश्चन डाल लेता है, उसको डालूंगा। और ट्यूटोरियल आज आप लोग भेज दीजिएगा वेरी सुन। और जिनके अटेंडेंस कम है हुए हैं, अटेंडेंस का जिनको कुछ लगता है कि अटेंडेंस नहीं चढ़ पाया है, या फिर जिनको लगता है कि जो है उनके ट्यूटोरियल के मार्क्स नहीं चढ़ पाए हैं, तो वो मुझे एक थोड़ा मैसेज कर देंगे, तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। उसे अपडेट कर दिया है, डोंट वरी। बट फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इन केस किसी का मार्क्स ट्यूटोरियल में नहीं चढ़ पाया है या फिर जो है अटेंडेंस का है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। ठीक है, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जब भी हम बताएंगे तो डेफिनेटली हम अपडेट कर देंगे। मैं तो एक्स्ट्रा जैसे कुछ बच्चे अगर नहीं कुछ बच्चे आते हैं, जुड़ते हैं, निकल जाते हैं, तो उनका मैसेज आ जाता है कि हाँ सर मैं जुड़ा था, तो
पॉसिबल तो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ERP पे अटेंडेंस भर देना है, भर देंगे तो फिर आप अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म भर पाएंगे। अब उसमें एक चीज़ और कंडीशन है, जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं किया है तो यार उनका सर अटेंडेंस नहीं भरना है, तो नहीं भरा जाएगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप दे दें, क्योंकि यार आई अंडरस्टैंड, मैं कभी कहता नहीं, आई अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सबके वहाँ है, हर 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 व्यक्ति के घर पे नाउ डेज जो हमारा टाइम है वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही जो है बुरा वक्त चल रहा है। आई अंडरस्टैंड, स्पेशली फार्मर्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे लोग जिनके वहाँ इनकम का स्रोत ऐसे चीज़ों पर डिपेंड है, तो प्रॉब्लम है। बट कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा और आप लोग एक दिन जो है अच्छा करेंगे अपने फादर्स पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, जो आज के टाइम में आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतने मुश्किल दौर में भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो तुम सब लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग स्टडी कर रहे हो आज के डेट में। बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पेरेंट्स भी नहीं हैं, और हैं भी तो वो उस काबिल नहीं है कि उनको पढ़ा लिखा सके। तो तुम लोग हमेशा अपने आप को भाग्यशाली समझो, और हमेशा अपने आप को लकी समझो, और हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करो। हमेशा बेस्ट से बेटर की तरफ बढ़ना चाहिए, हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमेशा सोचो कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, whatever you want you can do, whatever you want you can do, डेफिनेटली कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो सीधे हवाई जहाज नहीं चलाता है, पहले वो धीरे धीरे चलता है, तभी चलता है तो साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए, सक्सेस भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा। एक बुरा वक्त है, अच्छी बात है कि इस बुरे वक्त में आप भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं। आप एक बार सोचोगे कि सेकेंड जो फाइनल ईयर में पास आउट हो गया है, लास्ट ईयर पास आउट हुआ, जो भी पास आउट हुआ, वो कितना सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कहीं जॉब नहीं है, सब कुछ हर जगह क्राइसिस चल रहा है, लोग फायर्ड हो रहे हैं, तो हायर की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं। तो आपको अपने को भी सपोर्ट रखना है, फैमिली को भी सपोर्ट रखना है, और जब फैमिली आपके लिए कुछ फंड इकट्ठा करके दे रही है तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये प्राइमरी ड्यूटी बनता है कि आप उनको बैक रिटर्न में अभी जो आप दे सकते हैं, तो आप रिजल्ट दे सकते हैं, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो दे सकते हैं। वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई वैकेंसीज आती हैं तो आप एक बार ज़रूर देखा करिए कि हो सकता है कुछ वैकेंसीज 10+ पे हो, 12+ पे हो, या डिप्लोमा बेसिस पे हो। तो उस टाइम उस टाइम आप देखिए उसको और उसको भरिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही आपको जो है सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे में मेरे लाइफ में हुआ है। मैं बहुत सारे बच्चे जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते सिलेक्शन ले लेते हैं, तो वो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, बट बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस कि पेरेंट्स कहाँ से भी पैसे ला के दे रहे हैं, तुम्हारा जो मोटिव है, तुम्हारा जो काम है, देखो तुम तो खुद को धोखा दोगे तो पेरेंट्स को भी तुम धोखा दोगे, तो लेकिन तुम धोखा खुद को भी मत दो। कोशिश करो कि तुमको अच्छा से अच्छा करना है। जो चीज़ें नहीं आती हैं, तुम लर्निंग पीरियड में हो, जो चीज़ें नहीं आती हैं, कंप्यूटर पे काम करने नहीं आता है, तो ट्राई टू लर्न, सीखो उसको, कैसे कर रहा है, कैसे करना है, क्योंकि वो चीज़ें जब सीख लिया ना, कंप्यूटर सीख लिया, कम्युनिकेशन सीख लिया, पर्सनालिटी डेवलप कर लिया, तो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपको प्लस में मार्क्स देंगे। आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाके
जो लिवाइस का जूता पहनो, लिवाइस का शूज पहनो, लिवाइस का जो शर्ट पहनो, ऐसा नहीं है। आपके वॉट एवर यू हैव, आपके पास एक शर्ट है, दो शर्ट है, चार शर्ट है, डजेंट मैटर, जो है उसको सही ढंग से पहनने का तरीका सीखिए, कम्युनिकेशन सीखिए, पर्सनालिटी डेवलप करिए, अपने आप को सही बनाइए, सही तरीका से आपका लुक आना चाहिए, काम करिए अपने आप पे। ये जो टाइम मिला है बहुत ही अच्छा टाइम मिला है, आप इस पर वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर पे काम करना सीखिए, फोटोशॉप पे काम करना सीखिए। भाई साहब अगर आप फोटोशॉप पे काम करना सीख गए, एक्सेल पे काम करना सीख गए मैं, तो आप कहीं नहीं तो आप इसी से ही बहुत पैसे कमाएंगे। मैं आपको एक बेसिक बिल्कुल जो है डाउन टू अर्थ बात करके बता रहा हूँ, ये सीख लिया। कम्युनिकेशन, मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जो है एंकर से जैसे बातें करिए फ्लुएंट, आप इतना बोलिए कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझ सकते हैं, यही बहुत है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसको इम्प्रूव करिए, ठीक है। ये सब अभी नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में नहीं कर पाओगे तब, क्योंकि देखो वक्त कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। तो नाउ डेज जो भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए, जो भी नई चीज़ें सीख सकते हैं उसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी एक कोई चीज़ की अगर डाउट हो, इधर उधर आप भटक रहे हैं, आपको ट्रैक समझ नहीं आ रहा है, तो और किसी की तो नहीं बात करूँगा, मैं खुद हूँ। आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको अच्छा सलाह दे सकता हूँ। देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपको आपके लाइफ में सबसे अच्छा सलाह वही दे सकता है जो अपनी लाइफ में फेल हुआ हो। तो मैं मतलब फेलियर भी समझ सकते हैं आप कि बहुत जगह फेल हुआ हूँ, क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने गलती करी है, ठीक है। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ने से ज़्यादा बेटर लगता है मुझे अनसक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़िए। वहाँ आपको ये मालूम चलेगा कि अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि उसने कुछ गलतियाँ करी, कहाँ गलतियाँ करी। वो सक्सेसफुल की स्टोरी पढ़ोगे तो वो ये बताएगा कि हाँ ये काम किया, तो वो तो तुम कर ही ले जाओगे। अनसक्सेसफुल जब व्यक्ति का पढ़ोगे तो वो तुमको बताएगा कि हाँ हम ये गलतियाँ किया है, इसको हमको नहीं करना है। तो ये कहा जाता है, एक स्टेटमेंट भी है कि सबसे अच्छा एडवाइस वही दे सकता है जो फेलियर हो, जो फेल हुआ हो अपनी लाइफ में, या फिर जो जगह जगह पे उसको क्वालिफिकेशन हो, इंटरव्यू में गया हो या फिर डिस्क्वालीफाई हुआ, तो वो आपको बता पाएगा कि हाँ मैंने ये गलती करी थी जिसकी वजह से हो जाएगा। तो ये चीज़ें सीखना है आपको, ये करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसको आप इम्प्रूव करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। और जो देखिए एक चीज़ और पढ़ना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें मेहनत अपना 100%, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहे वो तुम्हारा तुम्हारा सेल्फ का सेल्फ से हो, सेल्फ का अदर से हो, सेल्फ का पेरेंट्स हो, ऑनेस्ट हो तो डेफिनेटली एक दिन तुमको उसका रिटर्न मिलेगा, एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। और मैं ये लिख के ले लो कि जो उसने वर्क किया है वो सफल हुआ है, ठीक है। एक्सक्यूजेस देना अभी से कम करोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारे लाइफ से एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगी। और बात मानो, तुम ये समझो कि जिस दिन एक्सक्यूज तुम्हारी लाइफ से खत्म हो जाएगी ना, तुम्हें सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब तक तुम्हारे लाइफ से एक्सक्यूजेज नहीं खत्म होंगे, सेल्फ से झूठ बोलना नहीं छोड़ोगे, कभी सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं। तो फिलहाल आज में थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे, अब कल डिस्कस कर पाएंगे, आई थिंक टाइम ओवर हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है बॉयलर्स, माउंटिंग्स एंड एसेसरी। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, आपको ये जानना होगा कि माउंटिंग्स क्या होते हैं, एसेसरीज क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउंटिंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेसरीज, ठीक है। तो वो बॉयलर में देखो, बॉयलर माउंटिंग्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग, ये देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बहुत आता है। बॉयलर से आ जाएगा, माउंटिंग से आ जाएगा, ऐसे से 3-4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, सर सही कहा करते थे।
ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो फिर इम्पोर्टेंट बॉयलर्स माउंटिंग्स आर गिवन बिलो, वाटर इंडिकेटर्स, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल, स्टॉप वॉल, ब्लो ऑफ कॉक, चेक वॉल, फीडबल प्लग। एक्चुअली होता कैसे, क्वेश्चन दिया जाता है माउंटिंग बॉयल्स पूछेगा तो इनमें से कोई एक रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, एक्सेसरीज डाल देगा, तो कंफ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो ये आप लोग यहाँ तक जो है पढ़ लिया गया है, फिर हम लोग कल आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, है ना।